ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया उस जंगल में फल बेचने का काम करती थी। रानो जैसे ही जंगल में सुबह होता था निकल पड़ती थी फलों के बगीचे। वहाँ से वो ताजे ताजे फल तोड़ती, फिर सुबह से ही लग पड़ती अपने कामों में। वो पूरे जंगल में घूम घूम कर फल बेचती। सबसे पहले वो कबूतर के घर जाती थी। अरे रानो, तुम आ गई। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मुझे 1 किलो अनार का फल चाहिए क्योंकि आज मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हारे फल भी लेते चलूँ। बहुत ताजे और स्वादिष्ट होते हैं तुम्हारे फल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 किलो की बजाय 2 किलो ले लो। आपकी बहन बहुत खुश हो जाएगी। मेरे फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे फल तो वो कभी खाई भी ना होगी। अरे रानो, लेने को तो मैं 4 किलो ले लूँ, मगर मेरे पास अभी सिर्फ 1 किलो के ही पैसे हैं। ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं सोचा 1 किलो ही ले जाता हूँ। अरे कबूतर, कोई बात नहीं। 2 किलो ले लो फल मेरे से। 1 किलो का पैसा अभी दे दो, 1 किलो का बाद में दे देना। उधार तो चलता है। आपको तो मैं जानती हूँ, आप कितने ईमानदार हो। आप जब पैसे होंगे तो लौटा देना। फिर रानो 2 किलो फल कबूतर को दे देती है। रानो का व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर रानो आगे बढ़ती है। रानो के फल तो सभी पक्षी खरीदते थे। उन्हें रानो का फल बहुत पसंद था। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन आकाश नाम का चिड़ा रानो के जंगल आता है। वो वहाँ अपना बसेरा डाल देता है। उसने तो अपना घर रानो के घर के बगल में ही बनाया था। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं। आकाश उस जंगल में कुछ पक्षियों से अच्छे से घुल मिल गया था और आकाश को बहुत सी चीजें भी पता चली। अच्छा, तो आप रानो के घर के बगल में रहते हैं। रानो तो कितनी अच्छी है। वो पूरे जंगल में फलों का व्यापार करती है। उसके फल ही सारे जंगल वाले ढूंढते हैं। आप एक काम करो, आप रानो के घर जाना और रानो से ही पूछना। कोई ना कोई काम रानो के पास जरूर होगा, वो आपको बता देगी। फिर आकाश वहाँ से उड़ पड़ता है। तोते ने आकाश को बताया था रानो के बारे में कि रानो के फल पूरे जंगल वाले खरीदते हैं। रानो बहुत अच्छी है। अब आकाश के मन में भी ये होता है कि वो भी फल बेचना शुरू कर दे। इसी सिलसिले में अब वो जाता है रानो के घर। थोड़ी देर में रानो के घर पहुँचने के बाद रानो, मैं हूँ आकाश। नया नया इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारे घर के बगल में ही रहता हूँ। कुछ दिनों से मैं इस जंगल में रह रहा हूँ। सभी के सभी पक्षी तुम्हारे ही चर्चे करते हैं, खासकर तुम्हारे फलों के बारे में। मुझे भी कुछ काम की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। उम्मीद है तुम मेरी मदद जरूर करोगी। अगर मेरी मदद लायक हुआ कोई काम तो ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे मदद करना तो पसंद है। बताइए आपको क्या मदद की ज़रूरत है। रानो, मैं भी फलों का व्यापार करना चाहता हूँ। मुझे भी फल बेचना है। इस जंगल में इकलौती तुम ही तो हो फल बेचने वाली, इसलिए तुम्हारे पास मदद के लिए आ गया। मुझे बता दो कि आखिर कैसे व्यापार करनी है। इसी सिलसिले में ही मैं आया था तुम्हारे पास। रानो तो बहुत अच्छी थी। वो आकाश को फलों के व्यापार के बारे में सारी बातें बता रही थी। वो तो ऐसा बिल्कुल ना सोचती कि आकाश के आने से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। वो तो बहुत अच्छी थी। वो हमेशा ही सबकी मदद करती थी और आकाश की भी मदद उसने की। उसने सारी चीज़ें आकाश को बता दी। ठीक है रानो, तो तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। सुबह सुबह फल लेकर सारे जंगल में बेचूंगा। मैं कल से ही ये काम शुरू कर दूंगा।
ऐसा कहने के बाद आकाश अब वहाँ से चला जाता है। आकाश ने सोच लिया था किस तरीके से क्या करना है, जैसे रानू ने उसे बताया था। जंगल में रात हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह आकाश फल तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में आकाश फल तोड़कर आ रहा था। वो नदी के पास जाकर सारे फल भी धो चुका था। अब तो वो सीधे जंगल में जा रहा था फलों को बेचने के लिए। आकाश चिड़ा जंगल के एक छोर से फल बेचना शुरू करता है। वो तो सभी पक्षियों के घर से उड़ता जा रहा था, फल का नाम ले लेकर चिल्लाते हुए, मगर कोई भी पक्षी बाहर ना निकलते। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गया और आकाश का एक भी फल बिका ही ना। थक हार कर आकाश दोपहर को नदी किनारे पानी पीने जाता है। पानी पीने के बाद सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, दोपहर भी हो गया, मगर एक पक्षी ने भी मेरी फल नहीं खरीदी। पता नहीं शाम तक कोई ग्राहक मिलेगा भी या नहीं, कोई बिक्री होगी भी या नहीं। आकाश ऐसा सोचता है, फिर उड़ पड़ता है। अब वो फिर फल बेचने के लिए निकल पड़ा था। देखते ही देखते जंगल में शाम भी हो जाती है और आकाश का एक भी फल बिका ना था। आकाश अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में वो रानो चिड़िया को देखता है। रानो के सारे फल खत्म हो गए थे। खाली टोकरी लेकर रानो तो अपने घर जा रही थी। ये देख आकाश को चिढ़ मचती है। आकाश अपने घर जाता है। ये सब रानो के कारण है। भला रानो के रहते मेरा फल कौन ही खरीदेगा। उसकी टोकरी तो पूरी खाली हो गई थी, उसके तो सारे फल बिक गए थे और मेरे एक भी नहीं। अब मैं क्या करूं? उस रानो के रहते तो मेरी बिक्री कभी होगी नहीं। मुझे कुछ करना होगा, रानो को सबक सिखाना होगा। रानो ने जहाँ आकाश को सिखाया था, सारी चीज़ें फलों के बारे में बताई थी, वहीं आकाश तो रानो को ही धोखा देना चाहता था। जंगल में रात से सुबह भी हो गई। आज रानो सुबह सुबह फल बेचने निकल पड़ती है, मगर रानो को पता ही ना था कि उसके फलों के साथ तो आकाश ने छेड़खानी की हुई है। आकाश ने तो पहले ही रानो के फलों में मिलावट कर दी थी। जब रानो सुबह सुबह नदी के पास फल धोकर पानी पीने लगी थी, तो उसी वक्त आकाश ने तो उस पर जहर वाली दवाई छिड़क दी थी। इन सब से अनजान थी रानो। रानो ने तो आकाश को देखा ही ना और वहाँ से अपने फल लेकर जंगल में बेचने चल पड़ी। अब रानो सबसे पहले कबूतर के पास जाती है, कबूतर को फल देती है। फिर वो आगे बढ़ती है, तोते के घर जाती है, तोते को भी फल देती है। फिर आगे बढ़ती है, फिर वो कालू कौवे के पास जाती है और कालू के घर भी फल देती है। ऐसे एक एक कर रानो तो सभी पक्षियों को फल देती है। आज तो जंगल में अभी बस दोपहर ही हुआ था कि रानो के सारे फल खत्म हो गए थे। रानो अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते जंगल में शाम भी हो जाता है और सभी जंगल के पक्षी अभी बहुत हैरान थे। बहुत सारे पक्षियों के घर, बहुत से पक्षी फल खाकर मर गए थे और सारे इल्ज़ाम तो रानो पर ही लगाए जा रहे थे। शाम को ही तुरंत तत्काल में पक्षियों की बैठक होती है, जहाँ रानो को भी बुलाया गया था। रानो, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ जी की मौत हो गई। वो हमेशा तुम्हारे फल खाया करती थी और आज भी वो खाई और उसे खाते ही तुरंत उनकी मौत हो गई। अभी तो वो कितने दिनों तक जिंदा रहती, अपने नाती पोतों का भी मुंह देखती, मगर तुम्हारे कारण मेरी माँ नहीं रही। रानो, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। कबूतर ऐसा कह कह कर रो रहा था। फल खाने के कारण कबूतर की माँ नहीं रही थी। ये बात तो सभी सुने, तभी तोता कहता है,
मेरी पत्नी तो मरते मरते बची। उसने थोड़ा सा ही फल खाया कि तभी वो बेहोश हो गई। अगर पूरा खाती तो आज तो वो मर ही जाती। ये सब रानो के कारण ही हुआ है। रानो ने ही जरूर फल में कुछ ऐसा मिलाया था आज, जिसके कारण इतने सारे पक्षियों की जाने गई है। ना जाने रानो की क्या दुश्मनी थी जो आज ये कसर उसने हम सबके साथ निकाला। नहीं नहीं, ये गलत है। मैंने कोई मिलावट नहीं की है। मैं हमेशा की तरह ही फल ताजे ताजे तोड़कर लाई और जंगल में बेचने लगी। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ जो फल खाने से इतने पक्षियों की जाने गई। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। रानो, ऐसे झूठ बोलने से तुम्हारी बातें सच नहीं हो जाएगी। हम सबको पता है कि तुमने ही कुछ किया है फलों के साथ। अब क्या किया जाए, सभी पक्षी मिलकर बताएं। इस रानो को इस जंगल में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो। रानो को बाहर निकालो, इस जंगल से बाहर निकालो। ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। रानो ने गलत किया है हमारे साथ। ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी वहाँ आकाश चिड़ा भी आ जाता है। आकाश वहाँ आकर देखता है कि सभी पक्षी रानो को जंगल से बाहर निकालने की बात कह रहे थे। रानो तो बस रो ही जा रही थी। अब आकाश को ये सब देख उसकी गलती का एहसास होता है। तभी आकाश सभी को कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करे। रानो की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने ही रानो के फलों में जहर का छिड़काव किया था। सारी गलती मेरी है, इसमें रानो की कोई गलती नहीं। रानो ने तो उल्टा मेरी मदद की थी, मगर मैंने ही रानो को धोखा दिया। अगर सजा मिलनी चाहिए तो मुझे। रानो को छोड़ दे, मुझे सजा दे। आकाश ने ये कहा और आकाश की बातें सुनकर तो सभी हैरान थे। जिसके बाद आकाश को सजा दी जाती है। आकाश को उस जंगल से निकाल दिया जाता है। आकाश अब वो जंगल छोड़कर जा ही रहा था। तभी वो सोचता है कि एक बार रानो से मिल लिया जाए। ऐसा सोचकर अब आकाश रानो के घर जाता है। वहाँ पहुँचकर रानो, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें फंसाया, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मगर मुझे मेरी गलती का एहसास है। आगे से ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे तो मेरी सज़ा मिल ही गई है। अब मैं नए जंगल जाऊँगा और जैसा तुमने मुझे बताया वैसे मैं वहाँ अपना फलों का व्यापार करूँगा। आकाश चिड़े, तुम्हें तुम्हारी गलती की एहसास हो गई, यही काफ़ी है। शुरू में तो मैं समझ ही रही थी कि आखिर भला मैंने ऐसा फलों के साथ क्या किया। मैं तो बहुत डर गई थी, मगर तुमने बचा लिया और अपनी गलती भी मान ली। जो अपनी गलती मान लेता है उससे बड़ा भला इस दुनिया में कौन होता है। इतने पक्षियों के सामने तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रानो, तुम तो कितनी अच्छी हो, एक पल में ही मुझे माफ़ कर दिया। इतनी अच्छी चिड़िया भला कहाँ ही होती है। जा रहा हूँ ये जंगल छोड़कर, मगर जब भी तुमसे मिलने का मन होगा तो ज़रूर आऊँगा, चाहे ये जंगल वाले कुछ भी कहे। तुम्हारे जैसे चिड़िया तो मैंने कहीं नहीं देखी। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए आकाश चिड़ा उड़ पड़ता है नए जंगल जाने के लिए, अपना नया सफ़र तय करने के लिए। रानो भी खुशी खुशी अपना फलों का व्यापार फिर से करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतियाँ तो सभी से होती है, जाने अनजाने में, मगर अपनी गलतियों को मान लेना सबसे बड़ी बात है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आकाश चिड़ा अपनी पत्नी रानो के साथ और अपनी माँ के साथ रहा करता था, मगर आकाश की माँ रानो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी,
क्योंकि रानो ने अपने मायके से कुछ भी दहेज लेकर नहीं आया था। वैसे तो रानो काफ़ी अच्छी और सुंदर चिड़िया थी। वो हमेशा ही घर के कामों में लगी रहती और अपनी सास की भी सेवा किया करती थी। मगर फिर भी रानो की सास उसे पसंद नहीं करती। ये बात है उस दिन की, जब रानो नदी गई थी पानी लेने के लिए। इधर रानो की सास आकाश से कहती है, आकाश, तू दूसरी शादी कर ले। मुझे ये रानो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही तेरी एक सुंदर सी अमीर लड़की से शादी कर दूं। नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी तो हो चुकी है। रानो है मेरी पत्नी और मैं रानो से बहुत प्यार करता हूँ। अरे, बहुत से रानो तेरे को मिल जाएंगे। उस रानो को छोड़ दे। पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ लग गई। एक न दहेज न कुछ, बस 2-4 बर्तन लेकर आई थी हमारे घर। अभी अभी मेरी पड़ोसन सरला के घर उसकी बहू आई है। उसने इतने सारे दहेज लेकर आए हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। मेरी बहू ने मेरी नाक ही कटवा दी। मैं नहीं जानती। तू दूसरी शादी की तैयारियां कर। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब पुराने जमाने जैसे हम दो दो शादियाँ नहीं कर सकते। अगर अब ऐसा किया गया ना तो हम दोनों को जेल हो जाएगी। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसी बात है तो उस रानो को मैं खदेड़ न दूं इस घर से। उस रानो को मैं इस घर से बाहर धक्के देकर भगा दूंगी। तब तो करना दूसरी शादी। अरे माँ, तुम रानो के पीछे क्यों पड़ी हो? रानो तो काफ़ी अच्छी और समझदार है और वो तो कितनी सुंदर भी है। उसकी जैसी बहू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चाहो तो तुम परीक्षा लेकर देख लो। अगर रानो तुम्हारी परीक्षा में फेल हो गई तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, कर लूँगा दूसरी शादी। मगर पहले तुम रानो को एक मौका तो दो। आकाश की ये बातें सुनकर आकाश की माँ कुछ नहीं कहती। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसी दिन शाम को जब रानो किचन में काम कर रही थी कि तभी वहाँ आकाश की माँ जाती है और रानो से कहने लगती है, अरे ओ रानो रानी, सुना है तुमने? सरला की बहू आई है और वो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई है। हाँ माँ जी, मैंने सुना। कल जब नदी पर पानी भरने गई थी तभी मुझे सरला आंटी मिली थी। तभी उन्होंने सारी बात मुझे बता दी थी। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो तो रानो रानी को, दहेज में एक कौड़ी भी नहीं लेकर आई है और ऊपर से कैसे सवाल जवाब करती है। ज्यादा ना नकर नुकर मत किया कर, वरना तुझे इस घर से धक्का देकर निकाल दूंगी बाहर। और वैसे भी मैं अपने आकाश के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से इस घर से निकल जा तू अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी सास की ये बातें सुनकर रानो को काफ़ी दुख पहुँचता है। वो वहीं रोने लगती है। मगर रानो के सास को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज जब रात हो जाने के बाद सभी खा पी कर सो रहे होते हैं, तभी रानो अपने पति आकाश से कहती है, आकाश जी, आज आपकी माँ कह रही थी कि आपकी दूसरी शादी करवाएगी। आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? हमेशा वो दहेज के नाम पर मुझे ताने देते रहती है। अब मेरे घर वालों की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना किया मेरे लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और हाँ, आपकी माँ ये भी कह रही थी कि इस घर को मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए। रानो, मैं अभी थक गया हूँ। हम कल बात करते हैं। मैं सोने जा रहा। ठीक है आकाश जी, मगर आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुबह हो जाता है। जहाँ रानो की सास बैठी सोच रही होती है कि जैसा कि आकाश ने कहा है कि मुझे रानो की परीक्षा लेनी चाहिए और अगर उस परीक्षा में फेल हो गई रानो तो उसे तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। आकाश ने खुद कहा है, ऐसी कठिन परीक्षा लूंगी ना, वो खुद घर छोड़कर चली जाएगी।
ऐसा रानो की सास सोच ही रही होती है कि वहाँ रानो आ जाती है। तभी रानो की सास उससे कहती है, रानो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे परीक्षाओं पे उत्तीर्ण होना होगा। मेरे सारे सवालों के सही जवाब तुम्हें देने होंगे। तो चलो मेरे साथ नदी किनारे। फिर रानो की सास रानो को नदी के पास लेकर जाती है। कुछ देर में वे नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी रानो की सास उससे कहती है, रानो, ये नदी तुम ध्यान से देखो। तुम्हें शाम तक इस नदी को मोतियों से भर देना है और यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। माँ जी, मैं इस नदी को मोतियों से तो भर दूंगी, मगर पहले आप इस नदी को खाली तो करें। पहले आप नदी से सारे पानी खत्म कर दें, इसके बाद मैं सारी नदी को मोतियों से भर दूंगी। रानो का ये जवाब सुनकर तो रानो की सास चुप ही हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या कहना है। फिर वे दोनों घर को लौटते हैं। ऐसे ही आज शाम भी हो जाती है। शाम को रानो की सास के दिमाग में एक और परीक्षा का सुझाव आता है। तभी वो रानो के आते ही रानो से कहती है, रानो, इस बांस के टोकरी को ध्यान से देखो। इसी टोकरी से तुम्हें इस मटके में पानी भरनी है। याद रहे, टोकरी का ही इस्तेमाल करके पानी भरना है। टोकरी के अलावा तुम पानी और किसी चीज़ से नहीं भर सकती। और यही है तुम्हारा दूसरा परीक्षा। अपनी सास की ये बातें सुनकर रानो काफी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बांस का जो टोकरी था अगर उसमें पानी भरा जाएगा तो वो नीचे गिरने लगेगा। तभी रानो को एक सुझाव आता है। रानो खुद से ही कहती है, मैं एक काम करती हूँ, इस बांस की टोकरी को रात भर पानी में भिगोकर रख देती हूँ, जिससे ये टोकरी फूल जाएगा और इसके बाद से इसमें से पानी नीचे नहीं गिरेगा। फिर मैं इसी का इस्तेमाल करके इस मटके को भर दूंगी। ऐसे ही आज की रात गुजर जाती है। सुबह हो जाता है, जहाँ रानो की सास देखती है कि पूरा मटका पानियों से भरा हुआ है। फिर रानो की सास की नज़र टोकरी पर जाता है और टोकरी में भी पानी भरा हुआ था और पानी नीचे भी नहीं गिर रहा था। ये देख रानो की सास के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है। उसे कहीं न कहीं रानो की समझदारी के बारे में पता चलता है। मगर तभी रानो उधर से आती है और फिर रानो की सास पहले के जैसे तीखे स्वर में कहती है, ठीक है, मैंने देख लिया कि तुमने पानी भर लिया है। कोई बात नहीं। अब है ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा। अब तुम्हें राख की रस्सी बनानी है। रस्सी की लंबाई 2.5 मीटर होना चाहिए। अगर इस परीक्षा में पास हो गई ना तो मैं मानू तुम्हें। रानो ये बातें सुनकर काफी सोच में पड़ जाती है। आखिर राख की रस्सी भला कैसे बन सकती है। ऐसे ही रात हो जाता है। रात को लेटे लेटे भी रानो सिर्फ यही सोच रही थी कि राख की रस्सी कैसे बनाया जाए। फिर ये सोचते सोचते रानो को नींद आ जाता है और रानो भी सो जाती है। अगला दिन सुबह हो जाता है और रानो की सास काफी खुश थी, क्योंकि अभी तक रानो ने राख की रस्सी बनाकर उसके सामने नहीं लाया था। रानो की सास खुद से ही कहती है, अब पता चलेगा ना इस रानो रानी को। आखिर फंस गई ना मेरे परीक्षा में। राख की रस्सी भी भला कोई बना सकता है। अब तो इसे घर से बाहर मैं कर कर रहूंगी। रानो की सास ऐसा कह रही होती है। इधर रानो राख की रस्सी लेकर आ जाती है और ये देखकर तो रानो की सास आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर उसे रानो से पूछना ही पड़ता है। अरे, ये तो राख की रस्सी है। मगर तुमने राख की रस्सी आखिर बनाई कैसे? माँ जी, काफी सोचने के बाद सुबह सुबह ही मुझे एक आइडिया आया। मैंने 2.5 मीटर की रस्सी ली और उसे एक बर्तन में रखा। फिर मैंने उसे तुरंत आग से जला लिया, जिसके बाद उस रस्सी का राख बन गया। और ये रहा आपके सामने राख की रस्सी। अरे रानो रानी, ये तो तुमने सही दिमाग लगाया।
चलो, अब ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसका उत्तर अभी ही देना होगा। देखती हूँ कि तुम कितनी समझदार हो। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज भागती है और वापस लौट कर भी नहीं आती? अब रानो सोच में डूब जाती है। कुछ देर सोचने के बाद फिर रानो कहती है, माँ जी, इसका उत्तर होगा समय। समय ही ऐसी चीज है जो सबसे तेज भागती है और कभी वापस लौट कर भी नहीं आ सकती। ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा बोझ उठाए हुए है मगर उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है? माँ जी, हमारी धरती माँ। धरती माँ हम सभी के बोझ उठाए हुए है, मगर उन्हें कभी भी हमसे कोई शिकायत नहीं रही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये आखिरी प्रश्न, अगर इसका जवाब तुमने सही दे दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि तुम सबसे समझदार हो। मेरे आगे रेशमी कपड़े भी फीके हैं और मैं सबसे मुलायम हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद तो रानो रानी काफी सोच में डूब जाती है। मगर कुछ देर बाद फिर रानो कहती है, माँ जी, इसका जवाब होगा हमारा मन। हमारा मन काफी रेशमी और मुलायम है। इसे थोड़ी थोड़ी चीजों से ही तकलीफ हो जाती है, जैसे कि आपके मन को तकलीफ हुआ है। मैं जो बिना दहेज के आई हूँ, इसीलिए आपके रेशमी और मुलायम मन को मुझसे नाराजगी है। अरे वाह रानो, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। आज तुमने मुझे भी समझा दिया कि दहेज बिल्कुल सही चीज नहीं है। ये सब तो हमारे मन की चंचलता के भाव है। हमें तो इंसानों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनके दहेज और उनके दौलतों से। मेरी बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे साथ रहोगी, मेरी समझदार और प्यारी बहू। आखिर रानो ने आखिरी सवाल का जवाब काफी सुंदर दिया और उसकी सास को भी उसकी गलती का एहसास हो गया। अब से वे सभी आकाश, रानो और उसके सास मिल बांट कर अच्छे से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दहेज का लालच नहीं करना चाहिए। दहेज एक बुरी प्रथा है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको कहानी पसंद आई है। अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 6 बजे नई कहानियाँ शाम को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।